इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधीनगर में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर विकास पर जताई जोर। हुबली में लेटर राइटर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की दी चेतावनी, दस्तावेज एक्सप्रेस की मांगे फिर दोहराई। शुभंकर सरकार का तख्ता पलट, बोले बंगाल में बढ़ती धार्मिक राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने की है जरूरत। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह को दी श्रद्धांजलि, 101 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। गांधीनगर में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन समारोह में दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव, उसकी संभावनाओं और सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एआई न सिर्फ उद्योग और प्रशासन को नई दिशा दे रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बड़े परिवर्तन की राह खोल रहा है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भाग लेते हुए एआई आधारित नवाचारों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र को एआई इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनाना है, जिससे रोजगार, निवेश और टेक्नोलॉजी विकास को नया अवसर मिल सके। नमस्कार, बासणी છે એટલે બહુ વાંધો નહીં હવે। વિશ્વ નેતા અને આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પેરિસમાં એઆઈ એક્શન સમિટમાં ગૌરવપૂર્ણ જાહેરાત કરી હતી કે 2026ની એઆઈ સમિટ ભારતમાં યોજાશે। આપણી સનાતન સંસ્કૃતિનો મૂળ મંત્ર સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય, સૌનું કલ્યાણ, સૌની ખુશીની થીમ સાથે આ સમિટ 2026માં વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતને આંગણે યોજાવાની છે। આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે સંસ્કૃતિની રક્ષાની સાથે વિરાસતનું ગૌરવ જાળવીને આધુનિક વિકાસનો માર્ગ એટલે કે વિકાસ भी विरासत की नो ध्येय। हुबली में लेटर राइटर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष संतराज पोला ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो 16 दिसंबर सुबह 10 बजे बेलगाम के सुवर्ण सौदा के सामने राज्य भर के लेटर राइटर्स कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। पोला के अनुसार लेटर राइटर्स को अन्य राज्यों की तरह अलग लॉगिन सुविधा, पंजीकृत दस्तावेजों तथा अधिकृत पहुंच पहचान पत्र और बिना अनुमति के लोगों पर रोक जैसे कदम जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डिजिटलाइजेशन के नाम पर कावेरी 0.1, 0.2 के बाद अब कावेरी 0.3 के फैसलेस पेपरलेस रजिस्ट्रेशन लागू कर रही है, जिससे न केवल जनता को कठिनाई होगी बल्कि हजारों लेटर राइटर्स का रोजगार भी खतरे में पड़ जाएगा। दरअसल हुबली में लेटर राइटर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतराज पोला ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 16 दिसंबर सुबह 10 बजे बेलगाम के सुवर्ण सौदा के सामने राज्य भर के लेटर राइटर्स बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ट्रस्ट की प्रमुख मांगों में लेटर राइटर्स को अलग लॉगिन सुविधा देना, रजिस्टर
डॉक्यूमेंटेशंस तथा अधिकृत पहुंच पहचान पत्र जारी करना और बिना अनुमति काम कर रहे लोगों पर रोक लगाना शामिल है। मांगों के बावजूद विभाग और मंत्रियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आंदोलन का फैसला लिया गया है। पहलगाम प्रदर्शन में 4 से 5 हजार लेटर राइटर्स की भागीदारी की संभावना है, जबकि आज से हुबली मिनी विधान सौधा के सामने धरना शुरू कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद गौड़ा पाटिल, गुरुनाथ यागल, गुरुनाथ यतागेरी और रुक्मणी बाई चलवाड़ी भी मौजूद थे। ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 0.1 ಮಾಡ್ತು, 0.2 ಮಾಡ್ತು. 0.2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 30-40 ಪ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಪ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಒಂದು 5 ಗುಂಡ್ಲೆ 30 ಪ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪೈಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪೈಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಾಟನೆ ಪತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡ್ಕಾಡಬೇಕು. ಈಗ DTP ಸೆಂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. DTP ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ 15 ಅಂದರೆ ಏನು, ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ 16 ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಋಣಭಾರ 15. ಋಣಭಾರ ಪತ್ರ 15 ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಡೇಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಭೋಜಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಯಾವುದೂ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ DTP ಸೆಂಟರ್ ಹೋದಾಗ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. 500 ರೂಪಾಯಿನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ತೊಗೋತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಿಮ್ದು ಆಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಪತ್ರಬಾರರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಬಾರಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಬರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೇವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನೋ ಸ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ನಾವು ಪೂರಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು 2-3 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು 12,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 6-8 ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಾಂತರಾಜ್ ಪೋಳ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರ್, ನಾನು ಗುರುನಾಥ್ ಯಾದಗಿರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ದಸ್ತುಬರಗಾರರ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏನು ಇವರು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ರೋಡ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ECL ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, CTS ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಗದನೂ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಗೋರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಭಾಳ ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದುರಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಗದ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಬರೀ PID ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ PID ನಂಬರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಲೋ ಆಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಆಂಧ್ರದ್ನಾಗೂ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ಏನು ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕ್ರಮಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅವರು ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನದು ಪ್ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, PID ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಬಂದು ಭಾಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ಭಾಳ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾವೇರಿ 1 ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾವೇರಿ 2 ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಸರ್ವರ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಾವೇರಿ 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ 3 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಮ್ಮುಕ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ನಮ್ಗೆ 4-5 ಪೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ವು, ಈಗ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮದು ಬಾಂಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಏನದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುನಾಥ್ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದಾಗಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಾಗದ ಆಗೋದು OTP ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಗದ ಆಗುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ OTP, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ OTP, ಅದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ OTPನೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಮತ್ತೆ OTP. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಗದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಲಾಸು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ಲಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ OTP ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಾಗದ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚಲವಾದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಂಡ್ರೇಟ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀವಿ. चुरिया के भंडारपुर में बीते बुधवार का दिन ऊर्जा, उत्साह और खेल स्पिरिट के साथ भर गया, जहां संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ बेहद गरिमाए माहौल में किया गया। मैदान में बच्चों की चमकती आंखें और खेल के प्रति जोश ने पूरे आयोजन को जीवंत बन दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व महामंत्री रविंद्र वैष्णव, मंडल अध्यक्ष और पद अधिकारी तथा ग्राम की सरपंच उपस्थित रहे। छुरिया के भंडारपुर में खेल का उमंग और ऊर्जा का बड़ा संगम देखने को मिला। संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ, जहां बच्चों का जोश पूरे मैदान में छा गया। मुख्य अतिथियों ने बच्चों में खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क को जीवन का सबसे बड़ा पाठ बताया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा किसी से कम नहीं। मुख्य अतिथि संजय सिन्हा ने कहा कि खेल बच्चों के सपनों को पंख देने के साथ साथ उन्हें जीवन जीने की सच्ची कला सिखाती है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा को उजागर करने के लिए ऐसे आयोजनों को बेहद ज़रूरी बताया। अध्यक्षता कर रहे गोपाल ने कहा कि यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बच्चों के संकल्प, अनुशासन और प्रतिभा की सजीव तस्वीर है, जो भविष्य में क्षेत्र की पहचान बनेगी। भंडारपुर का यह आयोजन न सिर्फ प्रतियोगिता बल्कि भविष्य की नई प्रतिभाओं को दिशा देने वाला मंच बन रहा है। महाराष्ट्र के अकोला में बीते मंगलवार शहर में ऑटो चालकों ने अपने ऑटो बंद रखकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। ऑटो चालकों का आरोप है कि पुलिस शहर के ऑटो वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि बस स्टैंड चौक पर अगर शहर का ऑटो सवारी उतार भी दे तो तुरंत मेमो दे दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के ऑटो वहीं रुककर सवारी उठाते हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। ऑटो चालकों की मांग है कि बस स्टैंड परिसर में उन्हें भी अधिकृत स्टॉप दिया जाए ताकि अनचाहे मेमो की समस्या खत्म हो और उनके साथ हो रहा भेदभाव रुके। अकोला में ऑटो चालकों ने अपने ऑटो पूरी तरह बंद रखकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शहर के ऑटो चालकों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका आरोप है कि बस स्टैंड चौक परिसर में शहर के ऑटो वाले यदि सिर्फ सवारी उतारते भी हैं तो तुरंत मेमो थमा दिया जाता है, जबकि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ऑटो वहीं रुककर सवारियां चढ़ाते उतारते हैं और उन्हें कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऑटो चालकों का कहना है कि यह भेदभाव समझ से परे है। एक ही जगह एक ही ट्रैफिक नियम, लेकिन कार्रवाई सिर्फ शहर के ऑटो पर। उनका आरोप है कि जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। ऑटो चालकों का यह विरोध तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक उनकी समस्याओं पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। हमारी गुजारिश है कि हमने 6-6 लाख रुपए के गाड़ियाँ फाइनेंस से उठाए हैं और पुलिस स्टाफ वाले हमको स्टाफ पे खड़े नहीं रहने दे रहे। हमको एक तो आपसे गुजारिश है SP साहब, हमको स्टाफ दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमको कोई तकलीफ नहीं, जो आपके कर्मचारी लोग हैं ये हमको बहुत तकलीफ दे रहे। उसके अलावा जो हमको स्टाफ दीजिए आप ऑटो का, और हमको पेड़ भरने दीजिए। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बेरोजगार लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारी समस्या कहाँ ले जाना? हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। हम हर जाति के लोग ऑटो चला रहे और हमारा पेड़ भर रहे। आप SP साहब से गुजारिश है कि हमको बस स्टैंड पे एक स्टाफ दीजिए, हम सुकून से पेड़ भरना चाहते हैं।
समस्या है कि जो हम सवारी उतारते हैं और जहाँ से सवारी बैठाते हैं वहाँ से पीछे फोटो निकाल लेते हैं और 500 फाइन डाल देते हैं। हमारे को स्टॉप दिया जाए कि जो पुराने स्टॉप वाले हैं जहाँ पे हम गाड़ी लगाने जाते हैं स्टॉप पे, तो डायरेक्ट बोलती गाड़ी निकाल ले, स्टॉप के लिए कोई आया नहीं था। यहाँ पे जगह नहीं है, बोलते हम जो है पुराने वाले वही लगाएंगे, नए वालों को हम लगाने नहीं देते। हाँ, जय भारत। बालापुर का ऑटो चालू है, टाकली का ऑटो चालू है, ये इनकी गाड़ियाँ आराम से इनको स्टॉप दिए हुआ है। ये खेड़े बाड़े गाड़ियाँ 15-20 सवारी लटका के लेके जा रहे हैं। अरे अकोले वालों को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई, अकोले के अंदर का ऑटो चलाना बहुत मुश्किल हो गया अकोले के लोगों को। यहाँ पे सबका ध्यान अकोले के ऑटो वालों पे, जो बाहर के ऑटो वाले चला रहे हैं इनको पाया कहता है कोई पुलिस प्रशासन भी इनको टाकले वालों को हटा नहीं सकता, ना बालापुर वालों को हटा सकता, ना ये गाड़ा वालों को हटा सकता। दिल्ली में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि SIR समान नागरिक रजिस्टर पर लोकसभा में चर्चा हो रही है, जिसमें उनके नेता अखिलेश यादव ने बताया कि वर्तमान में भाजपा के लोग देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के वोट काटने का प्रयास कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने बताया कि BLO की मौत जैसी घटनाओं पर भी चर्चा हुई, लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए उत्तर सही और सटीक नहीं थे। उनके मुताबिक सरकार ने तथ्यों को छुपाया और पुरानी अप्रासंगिक बातों पर जोर दिया। सांसद ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि सच्चाई को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देखिए, SIR पर लोकसभा में चर्चा हो रही, इस चर्चा में हमारे नेता कल की उम्मीद माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से SIR पर चर्चा किया और वर्तमान में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस देश के करोड़ों दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा। ये पूरी तरह से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसको भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, कटर काटने की पूरी साजिश है। और ये भी दुख और व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में 9-10 बेलों ने आत्महत्या कर लिया वर्कलोड के चलते। कौन सी जल्दबाजी है कि जो जिस काम को 3 महीने में निपटाया जा सकता है, कौन सी जल्दबाजी पड़ी है कि 1 महीने में निपटाने के लिए बेलों पर दबाव पड़ रहा है। ये भी चर्चा में बात आई कि कई तहसीलों में जो BLO हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और कई क्या किसी में उत्तर प्रदेश में जो BLO लगाए गए हैं उनको खुद ही नहीं जानकारी क्या करना है, फार्म कहाँ बांटना है। और जो फार्म बांटने की भी सूचनाएं जो मिली, भारतीय जनता पार्टी दबंग कार्यकर्ता BLO से फार्म ले लेते हैं और कहते हैं लाओ हम इसको बांट देंगे, बांटा भी नहीं जा रहा। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं, ये लोकतंत्र को खत्म करने का, कमजोर करने का ये एक प्रयास है। और सदन में तथ्यात्मक ढंग से पूरी तरह से इसमें चर्चा हुई
और सरकार की तरफ से भी चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भाग लिया। लेकिन सरकार की तरफ से जो उत्तर दिया गया वो उत्तर सही नहीं दिया गया, तथ्यों को छिपाया गया, तथ्यों से हटते बात की गई, पुरानी बातें जिसका आज कोई अस्तित्व नहीं है कि जवाहरलाल जी के जमाने में ये था, कांग्रेस के जमाने में ये था। अरे उनका जमाना तो खत्म हो गया। अब आपने क्या किया है, आपका स्टेप क्या है, आपका कदम क्या है, इसको बताना चाहिए। तो इन बातों पर बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई, लेकिन अफसोस है कि सरकार की तरफ से कोई सटीक, सही, यकीन लायक कोई उत्तर नहीं आया। कोलकाता में पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, बंगाल की धरती से ऐसी आवाजें और भी तेज होंगी। शुभंकर सरकार ने राज्य में बढ़ती धार्मिक राजनीति को आलोचना करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की सोच हमेशा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल में विभाजन की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है और कांग्रेस इसे लगातार करती रहेगी। जितना चुनाव आएगा, बंगाल का धरती में ऐसा आवाज बहुत आएगा। कांग्रेस इसके लिए चिंतित नहीं है। कांग्रेस यही बात ही हमेशा बोलते रहते हैं कि बंगाल का अंदर में बहुत्ववाद का जो सोच है और बंगाल का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हिंदू मुसलमान का घर का जो लड़का लड़की, उनका जो एम्प्लॉयमेंट, उनका नौकरी, उनका काम, उनका भोजन, ये सबसे हमारा प्रायोरिटी है। और उसके लिए कांग्रेस जो सोचता है, बहुत्ववाद का सोच जिसका रहेगा, उसका आंखों से आंख मिला के डेवलपमेंट का बात हम लोग करेंगे। चुनाव का लड़ाई वो तो अलग रास्ता हो ही सकता है, बट बंगाल का अंदर में जो विभाजन का जो पॉलिटिक्स शुरुआत हुआ, उसका विरोध में तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्यों, बंगाल का तो ये कल्चर नहीं था। ये हिंदू मुसलमान वाला जो कल्चर जितना चुनाव आ रहा है, एक बाइनरी पॉलिटिक्स, एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का शुरुआत करने के लिए कोई मंदिर बनाने का बात बोल रहा है, कोई मंदिर मस्जिद बनाने का बात बोल रहा है। मंदिर मस्जिद बनाने का कोई गलत काम नहीं है, बट फिर ये लोग क्यों चुनाव से पहला ये सोचते रहते हैं, जैसा SIR चुनाव आयोग सोच रहा है चुनाव से पहला। इसलिए इतना खुदकुशी हो गया, इतना हमारा बंगाल का जो BLO वो भी खुदकुशी कर लिया। ऐसा माफिक चुनाव जब आ रहा है तो अब मंदिर मस्जिद लेके इतना अनशन क्यों है? और कोई जगह गीता पाठ हो रहा है, कोई बोल रहा है कुरान पाठ होगा। और कांग्रेस तो एक ही बात बोलना चाहता है, जो बंगाल का अंदर में कांग्रेस का सोच है संविधान पाठ। जो संविधान, ये जो बहुत पुराना हमारा धर्मीय प्रतिष्ठान और धर्मग्रंथ जो है, रिलीजियस बुक एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उससे कम एज है संविधान का भारत का। फिर ये संविधान है, इसलिए ऑल द रिलीजियस बुक एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नाउ प्रोटेक्टेड। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद इशू में आपको सबको पता है क्या हुआ। कोई बोल रहा है बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ही तो बोला 5 एकड़ जगह लैंड एलोकेशन किया है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। कोई गलत काम तो बात नहीं है, बट ये लोग चुनाव से पहला क्यों इतना चिल्लाना शुरू किया? चुनाव से पहला जो चीज होना चाहिए, हमारा जो बेरोजगारी है, हमारा जो नौकरी नहीं है, आज रुपया का दाम हर रोज गिर रहा है। एक साइड में 90 मोदी, एक साइड में एक ट्रम्प। अब सोचिए क्या हालत देश का। और बंगाल से बिजनेसमैन भाग के जा रहा है और हिंदुस्तान से बिजनेसमैन भाग के हिंदुस्तान का बाहर में जा रहा है। हिंदुस्तान में 2000 नया आदमी आया सिटीजनशिप लेने के लिए, 15 लाख आदमी भाग के चला गया। अब ये हिंदुस्तान है, ये बंगाल है
जो बंगाल का कल्चर है, जो बंगाल का ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन को जो लोग तोड़ना चाहता है कांग्रेस उसका विरोध करेगा। छत्तीसगढ़ के भाटापारा बलौदा बाजार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर नारायण सिंह की बलिदानी कहानियां राज्यवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 101 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय विकास को गति देना, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की बलिदान गाथाएं हमें सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। आज 10 दिसंबर है। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और इस दिन हर साल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और हम भी पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर आते हैं। और आज हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी वो भी पधारे हैं, हमारे संगठन के लोग हैं और हम सब लोगों ने शहीद वीर नारायण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनको हम लोग नमन करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के जो जनता के प्रति उनका शोषण था, जो अत्याचार था, उनके खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हम लोग को गौरव है कि वो सोना खान की धरती में पैदा हुए थे और लगातार यहाँ पर हमारी सरकार विकास कर रही है। आज 101 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुआ है, तो क्षेत्रवासियों को उसकी भी बधाई देते हैं और यहाँ पर उनके वंशजों का भी आज सम्मान किए हैं और उनके तरफ से ये मांग आई थी क्षेत्रवासियों की तरफ से कि यहाँ पर एक बड़ा सियान सदन का निर्माण होना चाहिए। उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर है, उसके लिए भी 75 लाख में मरम्मत कराएंगे और भारी संख्या में लोग आते हैं तो यहाँ पर शौचालय वगैरह की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी 20 लाख रुपए की घोषणा की है। सर, परिवहन का अभाव है यहाँ, अन्य शहरों से जुड़ नहीं पाता है, तो परिवहन के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करेगी क्या? यहाँ परिवहन के लिए आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर सरगुजा बस्तर में, जहां पर बसें नहीं चलती हैं और वहां के लोग अपना मतलब 407 और पिकअप वगैरह में यात्रा करते हैं और कभी एक्सीडेंट होता है तो उनकी भारी संख्या में मौत होती है और इसको हम लोग संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार इस साल के बजट में मुख्यमंत्री बस सेवा योजना शुरू की है, जिसका शुभारंभ हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी 4 अक्टूबर को किए हैं और आज दूसरे चरण का शुभारंभ किए हैं। अब लगातार हमारे गांव इस योजना से जुड़ रहे हैं, वहां पर बसें संचालित हो रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।